गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आपकी हमारी आज इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का पाठ है ऊर्जा के स्रोत। 14th लेसन है ये साइंस का, और इसमें हम आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट्स जिन क्वेश्चंस को मैंने चुना है आज आप लोगों के साथ इस पर चर्चा करने के लिए, ये सभी वे प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों से बोर्ड की परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 अंक के प्रश्न हैं और हम इनका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो सके जिन प्रश्नों के साथ कुछ व्याख्या जुड़ी होगी तो मैं उन प्रश्नों की व्याख्या भी करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स लेते हैं इस चैप्टर के ऊर्जा के स्रोत 10वीं का जो विज्ञान का पाठ है, इसके उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कभी ना कभी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये सभी उन्हीं वही प्रश्न हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। चलिए पहले प्रश्न से बात करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, कृत्रिम उपग्रह जो है इस पर हम चर्चा करते हैं। उत्तर है इसका सूर्य। जो कृत्रिम उपग्रह कौन से हैं, इसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ये वास्तव में वे उपग्रह हैं जो प्रक्षेपित किए जाते हैं अंतरिक्ष में। बहुत सारे अलग अलग उद्देश्य हैं इनका। तो वहाँ अंतरिक्ष में जहाँ पे आप किसी जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, किसी विद्युत की तारें नहीं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, कोई सोर्स इस प्रकार का नहीं है कि वहाँ पे, तो हम वहाँ पे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इनके अंदर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश उनमें पड़ता है और वो सौर ऊर्जा को जो है उसमें बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। तो सूर्य जो है वो कृत्रिम उपग्रहों के लिए मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। तो वहाँ पे दूसरा प्रश्न देते हैं, बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहते पानी में आपको पता स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा। तो फ्लोइंग वाटर जो है उसमें गतिज ऊर्जा यानी कि उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए जो भी चीज़ बह सकती है, चल सकती है, वो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो हिंदी में शब्द है गतिज ऊर्जा। तो कोई बहती चीज़ है, सिर्फ बहती चीज़ पानी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगर बहती वायु है, जिसको पवन कह देते हैं, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। कोई कार चल रही है, साइकिल चल रही है, आप दौड़ रहे हैं, कोई चीज़ घूम रही है, तो उन सभी चीज़ों में जो गति कर रही होती है उसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। तीसरा देखिए, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? तो बायोगैस स्टूडेंट जिसे हम जिसे गोबर गैस भी कह देते हैं, क्योंकि उसके सड़ने से अपघटित होती हैं जो गोबर या फिर जो अन्य कृषि अपशिष्ट होते हैं, उनको गोबर गैस प्लांट में जो है अपघटित किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो उसमें जो है बायोगैस बनती है। तो बायोगैस के मुख्य घटक जो हैं वो मिथेन है। मिथेन के साथ साथ इसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन भी बनती है, लेकिन मुख्य जो मात्रा होती है बायोगैस के अंदर वो होती है मिथेन। और मिथेन का सूत्र भी आपको ध्यान होगा, वो होता है CH4। तो मिथेन जो है मुख्य रूप से बायोगैस में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराने पर डैश का अधिकांश भाग जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया कि अगर आप किसी ऊंचाई से मैं किसी प्लेट को नीचे गिरा देता हूं तो फिर क्या उस प्लेट की कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है? तो देखिए जब ऊपर से गिराएंगे तो जब मैंने उसको पकड़ा है ऊपर तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब उसमें गिरा देता हूं तो वास्तव में क्या हो रहा है, जो गतिज ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? ध्वनि में। तो ध्वनि ऊर्जा जो साउंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो जब आप किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराएंगे तो गति करना शुरू कर देगा नीचे की ओर, तो वो गतिज ऊर्जा हुई। तो गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? ध्वनि ऊर्जा में। क्योंकि जब वो टकराएगी तो टूटने की आवाज़ आप सुन सकते हैं, तो वो ध्वनि ऊर्जा। तो जब ऊपर से प्लेट गिराने पर गतिज ऊर्जा जो प्लेट की है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में कुल ऊर्जा जो है वो कैसी रहती है? अब देखिए ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। अगर हम करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो कहते हैं कि जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है या जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो कुल ऊर्जा जो है वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। वो अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो इसमें क्या है, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जब भी होंगे तो कुल ऊर्जा जो है वो क्या रहती है? अपरिवर्तित, अनचेंज्ड। तो भौतिक परिवर्तन कैसे? मान लो आपने 1 किलो बर्फ ली, उसे पिघला दिया तो पानी बन गया, तो ये भौतिक परिवर्तन था। ठोस जो है वो तरल में बदल गया। तो पहले अगर आपने बर्फ 1 किलो ली थी तो पानी भी 1 किलो ही बनेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस दौरान। तो मास का परिवर्तन है, ऊर्जा का परिवर्तन भी नहीं होता है। आगे देखिए 5वां प्रश्न, मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जब आप मोमबत्ती को जला रहे हैं तो उसमें वास्तव में क्या है, जो रसायन है वही भाप बनाकर उस मोमबत्ती को जलने में मदद कर रहे हैं। तो मोमबत्ती जब जलेगी तो आपको क्या मिलेगा? एक तो ऊष्मा मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा? प्रकाश। तो जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो आप समझिए कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें बदल जाती है? वो बदल जाती है प्रकाश में और ऊष्मा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आप ध्यान रखिए, मैं इस पर कई बार चर्चा करता हूँ कि चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से, सभी का स्रोत जो है ऊर्जा की अगर हम बात करें तो वो सूर्य ही है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 7वां प्रश्न देखते हैं कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? देखिए पवनों का देश, हम पवन चक्की, आपको पता है एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम जो है वो ब्लेड जो है पवन चक्की के वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं और उसकी जो घूर्णन की जो क्षमता होती है उसका उपयोग करके हम विद्युत जो है उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारी जो है पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं तो उसको हम पवन चक्की फार्म कहते हैं, विंड मिल फार्म जो है वो कहा जाता है, और उसका उपयोग हम विद्युत बनाने में कर सकते हैं। तो विंड मिल जो फार्म होते हैं उनसे विद्युत ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त की जा सकती है, जो पवन की जो गतिज ऊर्जा है उसका उपयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि वैसे तो बहुत सारे देश हैं, हमारे देश में भी कई स्थान ऐसे हैं दक्षिण भारत की तरफ जहां पे हम विंड मिल फार्म जो है वो लगा सकते हैं, पवन चक्की फार्म जो है वो लगाए जा सकते हैं या लगे हुए हैं। लेकिन एक देशों की दें तो इसमें एक देश है जो अपनी मिसाल कायम करता है यहाँ पे, इस अगर साइड की बात करें कि वो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, अपने देश का लगभग 25% ऊर्जा की जो आपूर्ति है या जो पूर्ति है वो डेनमार्क देश द्वारा जो है वो पवन ऊर्जा से ही पूरी की जाती है। तो इसीलिए डेनमार्क को हम पवनों का देश भी कहते हैं। तो ये अगर ये पूछे किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क ये देश है जो कि अपने पूरे देश में जो ऊर्जा की जो खपत होनी है, जो उपयोग होना है, उसका 25% भाग जो है वो किससे प्राप्त करता है? पवन ऊर्जा से ही प्राप्त करता है। चलिए 8वें प्रश्न पे आते हैं। पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पवन वेग कितना होना चाहिए? देखिए अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहा कि भाई हम पवन चक्की का इस्तेमाल करके हम विद्युत जो है वो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, फिर तो हो सकता है कि हम हमारे सभी घरों के बाहर जो एक पवन चक्की लगी होती है और वो उससे हम विद्युत ऊर्जा जो है वो बना रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब भी हम चाहते हैं कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके, पवन चक्की का प्रयोग करके हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करें, तो इसके लिए सबसे एक कंडीशन, एक शर्त जो पूरी करनी होती है वो ये कि उसमें पवन का वेग जो है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो होनी चाहिए। इससे कम यदि किसी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में अगर इसकी रफ्तार जो है वायु की वो कम होगी पवन की, तो हम वहाँ पे पवन चक्की का उपयोग नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अधिकांश समय वर्ष के जो है वहाँ पे पवन तेज़ गति से चलनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अब हरियाणा की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि हमेशा ही यहाँ बहुत तेज़ हवा नहीं चलती है, कभी कभार आपको जो है देखने को मिलता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर हम चाहते हैं कि पवन चक्की से जो है ऊर्जा प्राप्त की जाए, विद्युत ऊर्जा, तो पवन का वेग न्यूनतम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो उसकी होनी चाहिए। चलिए 9वां प्रश्न करते हैं। रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए रॉकेट जो ऊपर प्रक्षेपित करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उस कक्षा में जहां पे उसने जाकर रुकना होता है, वहां तक पहुंचाने के लिए हमें उसे ईंधन देना पड़ता है, और वो ईंधन जो सबसे सुगम माना जाता है वो है हाइड्रोजन। तो जो भी रॉकेट जो है अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं या ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंची उस पर जाते हैं वायुमंडल से बाहर या उसके ऊपर, तो वहाँ पे ईंधन के रूप में उन रॉकेट के अंदर किसका उपयोग करते हैं हम? हाइड्रोजन का। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने सौर कुकर का वाणिज्य तौर पर उत्पादन आरंभ किया? तो देखिए सौर कुकर की बात करें, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं भारत में भी, और जहाँ पे सौर कुकर की मदद से जो है खाना पकाने की प्रथा जो अब भी प्रचलन में है। तो वो बहुत, कोई सौर ऊर्जा एक बिल्कुल शुद्ध और साफ जो ऊर्जा का स्रोत है, जो कोई पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं करता, इस पर कोई तारे बिछाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बिल भी नहीं आएगा, तो खर्चा भी न्यूनतम है। तो ये अगर बात करें तो भारत को इसका श्रेय मिलता है। भारत ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम सौर कुकर यानी सोलर कुकर का जो है वाणिज्य तौर पर उत्पादन किया। वाणिज्य तौर पर अर्थात बेचने के मकसद से जो है उत्पादन किया गया, ताकि उसको बेचा जा सके और धन कमाया जा सके। तो भारत वो पहला देश है जिसने सौर कुकर का वाणिज्य तौर पर जो है उत्पादन आरंभ किया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए 10 क्वेश्चन करते हैं, वीडियो अदरवाइज फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।